Hello students, welcome to class 10th and today we will continue our chapter first of civics. The name of the chapter is सत्ता की साझेदारी और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेल्जियम द्वारा अपनाया गया मॉडल। मतलब जो बेल्जियम देश था उसने किस प्रकार की नीति को अपनाया अपने देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो देखिए, केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषी जो मंत्री थे उनकी संख्या समान रखी उन्होंने, यानी कि यहाँ की जो सरकार है उसने दोनों भाषा बोलने वाले लोगों को महत्व दिया। इसके बाद देखिए, सरकार ने ये कानून बनाया कि यदि कोई विशेष कानून बनेगा वो तभी बनेगा जब दोनों समूहों के जो सांसद हैं उनके समान रूप से बहुमत होंगे। यानी कि किसी भी नए कानून को अस्तित्व में तभी लाया जाएगा जब दोनों समूहों की सहमति होगी। इससे ये पता चलता है कि बेल्जियम की सरकार ने जो दोनों जो समूह थे उन दोनों को ही बहुत महत्व दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो यहाँ की केंद्र सरकार थी उसने अपनी सारी शक्तियाँ इन दोनों भाषा बोलने वाले जो इलाकों की क्षेत्रीय जो सरकारें थी उनको समान रूप से जो है दे रखी थी। और जो ब्रुसेल्स है, यानी कि ब्रुसेल्स क्या थी, बेल्जियम की राजधानी थी, यहाँ पर अलग सरकार थी। यहाँ की सरकार ने इन दोनों समूहों का जो है समान रूप से प्रतिनिधित्व किया, यानी कि इन दोनों को ही उन्होंने सपोर्ट किया इक्वली। तो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, इसके अलावा यहाँ पर तीसरे स्तर की जो सरकार थी, यानी कि जो स्थानीय सरकार थी, तो पंचायती राज भी कहा जा सकता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि क्या सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। यानी कि जो पावर शेयरिंग है, यानी कि यदि कोई शासक सत्ता में है, यानी किसी की यदि सरकार है, तो क्या एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ होंगी तो ये राजतंत्र होता है, जैसे पहले के समय में होता था। राजा क्या होता था, सभी शक्तियों का स्रोत होता था, सारे नियम कानून उसी के द्वारा बनाए जाते थे और किसी भी व्यक्ति में उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं होती थी। ये होता था राजतंत्र। लेकिन अब ये समय नहीं रहा है। अब क्या है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर लोगों का राज होता है, यानी लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, लोगों के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता है जो सरकार बनाता है। तो देखिए, सत्ता की जो साझेदारी है वो कितनी ज़रूरी है। इसके लिए इसके जो पक्ष में दो तर्क हैं हमारे सामने। जो पहला तर्क वो है कि सत्ता का जो बंटवारा है वो सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि सत्ता में जिस भी व्यक्ति को जो जिम्मेदारी, अगर हम जो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वो अपने जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेही उनकी बनती है। और इससे क्या होता है कि विभिन्न समूहों के मध्य होने वाला जो संघर्ष है वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि बेल्जियम में दो भाषीय समूहों के बीच में जो विवाद चल रहा था, जैसे डच और फ्रेंच भाषीय लोगों के बीच में जो विवाद था वो समाप्त हो गया। वो किस वजह से समाप्त हुआ? वो वहाँ की सरकार की समझदारी की वजह से समाप्त हुआ, क्योंकि सरकार ने दोनों ही पक्षों को समान अधिकार दे दिए थे। लेकिन देखिए, इसके विपरीत अगर हम देखें तो श्रीलंका में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका में जो है वहाँ की सरकार ने एक पक्ष को, यानी कि जो सिंधी बोलने वाले लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है ना, उनकी भाषा को, जो वहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है उसे राजभाषा घोषित कर दिया। यानी कि जो सिंहली भाषा वहाँ बोली जाती थी उसे सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को विशेष महत्व दिया। उन्हें जो है उनकी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। उन्हें हर क्षेत्र में, यानी कि अगर देखें शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में, यानी उन्हें जो है प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई। तो ये उन दोनों समूहों के बीच में विवाद का सबसे बड़ा कारण बना। तो दूसरा तर्क देखिए, अब हम दूसरा तर्क देखते हैं।
सत्ता में जो साझेदारी हो, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक होता है। देखिए, तो दूसरा तर्क क्या है कि सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है स्थापित होती है। और लोकतंत्र में ऐसा ही होता है, लोकतंत्र में जो है सारी पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है और जो शक्तियां हैं वो बांटी जाती हैं सभी के मध्य। जो सरकार में जितने भी जो शासन में जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उन सभी के मध्य ये सारी जो शक्तियां हैं वो बांटी जाती है और वो अपनी अपनी जो है कार्य के प्रति जवाबदेह होते हैं। और इसी से जो है लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना सही प्रकार से हो सकती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। यानी कि यदि देखा जाए तो जो सत्ता है, सत्ता के अंदर साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा मतलब देखिए, ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र का पता कब चलेगा, जब सभी लोगों का उसमें समान रूप से जो है प्रतिनिधि होगा। यानी कि सभी लोग समान रूप से उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, तभी पता चलेगा कि ये लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था है और इसमें सभी लोगों का समान जो है समान साझेदारी है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सत्ता की साझेदारी के रूप में। देखिए, ऐसा माना जाता था कि पहले के समय में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता था, क्योंकि राजतंत्र सरकारें होती थी और सारी शक्ति एक व्यक्ति के पास होती थी, यानी कि राजा के पास होती थी। सारे नियम कानून उसे ही जो है वही बनाता था और किसी भी व्यक्ति में जो है उसके खिलाफत या उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये पहले का समय होता था, लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। पहले सत्ता राजा के हाथ में होती थी और अंतिम न्याय भी उसी का होता था। कोई भी व्यक्ति उसकी खिलाफत नहीं कर सकता था। परंतु अब जो लोकतंत्र सरकार है उसमें ऐसा नहीं होता है। सत्ता में जो आम जन है उनका पूर्ण योगदान होता है। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर लाते हैं और सभी लोगों का जो है और सभी लोगों को सरकार में जो है समान अधिकार जो है मिलता है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो लोगों के प्रतिनिधित्व से बनती हैं, यानी कि उन्हीं के सहयोग से बनती हैं। आम जनता ही अपने प्रतिनिधि को वोट देती है और उससे फिर सरकारें बनती हैं। तो जो लोकतंत्र सरकार है वो इस चीज़ का उदाहरण है कि जो है सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। अगर हम उदाहरण में देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में शासन का बंटवारा। देखिए, हमारे देश में अगर हम देखें तो सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। देखिए, हमारे शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है उन नियम कानूनों को, और न्यायपालिका यानी कि न्याय दिलवाती है। जो लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं या जो कानून नियमों का पालन नहीं करते उनको जो है पनिशमेंट देना, या मतलब कोई यदि किसी के अधिकारों का हनन हुआ है तो उसे न्याय दिलवाना, ये सभी कार्य जो है हमारे देश के जो है इन 3 अंगों, शासन के 3 अंगों के कार्य होते हैं। इन तीनों के बीच में जो है सत्ता का बंटवारा होता है इक्वली, यानी कि इस बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग, यानी कि देखिए ये जो प्रत्येक अंग को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, इन शक्तियों का जो है बंटवारे का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये शक्तियाँ आपस में, यानी कि जिनके पास भी जो शक्तियां हैं वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, यानी कि उन पर अंकुश लगाने के लिए ही इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। विभिन्न संस्थाओं के बीच में इससे संतुलन बना रहता है। बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, ये मैंने आपको अभी बता भी दिया है। वैसे देखिए, जो हमारी सरकार है उसके 3 रूप हैं, केंद्र सरकार, प्रांतीय या क्षेत्रीय या जिसको हम राज्य सरकार भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जो पूरे देश की सरकार है, जैसे कि हमारे केंद्र में हैं अभी मोदी जी हैं जो पूरे जो है देश के प्रति जो जिम्मेदार हैं वे, यानी कि उन्हीं की जो सरकार है पूरे देश में है। प्रांतीय सरकार जैसे पंजाब, हरियाणा या मतलब राजस्थान या अलग अलग जो प्रांतों की जो सरकारें हैं वो उनके प्रति जवाबदेही होती हैं। और स्थानीय सरकारों में आती हैं हमारी जैसे
पंचायती जो सरकारें होती हैं, ये सभी जो पंचायती राज वगैरह होते हैं, ये सारी स्थानीय सरकारें होती हैं। देखिए हमारा जो अंतिम टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में। तो देखिए जैसे कि जो सत्ता का बंटवारा है विभिन्न सामाजिक समूहों में या भाषियों में या धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे बेल्जियम में जो है सामुदायिक जो सरकार बनी थी, आपने जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो है बेल्जियम में कौन सी सामुदायिक सरकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ देशों के जो संविधान हैं उसमें कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमज़ोर समुदाय हैं या महिलाएं हैं, उनको विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है। तो देखिए जैसे कि आपने ये सुना होगा कि जिस तरह से कुछ ऐसे वर्ग हैं जो मतलब सामाजिक भेदभाव के कारण, या कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको दबा दिया गया है, तो उन वर्गों को जो है सत्ता में विशेष जो है अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जैसे इलेक्शन के समय में जैसे कुछ सीटें रिज़र्व होती हैं लेडीज़ के लिए, यानी कई बार चुनाव में ऐसा होता है कि जो हम लोग कह देते हैं कि भाई इस बार जो है चुनाव में जो सीट है जो वो किसी महिला की है। तो मतलब जो समाज के जो दबे हुए कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो है विधायिका या प्रशासन में जो है हिस्सेदारी दी जाती है, यानी कि उनके लिए जो है विशेष जो है आरक्षण होता है। तो इसी के साथ जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको लगभग सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।